मथुरादास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने ये एपिसोड जो कि बुक्स के ऊपर है सनी देओल के इस वीडियो के साथ स्टार्ट क्यों किया है। वैसे हम आलिया भट्ट के इस मीम के साथ भी ये वीडियो स्टार्ट कर सकते थे, घर जाना है मुझे घर जाना है, या फिर गुलशन ग्रोवर के इस डायलॉग के साथ। बदल सकते हो वो बांग्लादेश का सरेंडर जब तुम लोगों ने मेरे मुल्क के 2 टुकड़े किए थे। उसका कारण यह है कि ये तीनों ही मूवीज एक खास इवेंट पर बेस्ड हैं। वो है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली ये तीनों ही मूवीज हमें इस वॉर के बारे में या इसके आसपास के इवेंट्स के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती हैं। जो घटनाएं 1971 में हुई उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए बदल दिया, और इसलिए आखिर 1971 में क्या हुआ वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि जब ये मूवीज़ ही हमारी मदद नहीं कर रही हैं तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमें कहाँ से मदद लेनी पड़ेगी, और उसका सोल्यूशन है ऑब्वियसली बुक्स। तो जिस बुक के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है कैरी जिब्बास की बुक द ब्लड टेलीग्राम। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब ब्रिटिशर्स ने भारत का विभाजन कर एक नए देश पाकिस्तान को जन्म दिया। पाकिस्तान की शुरुआत एक विभाजित देश के रूप में ही हुई थी। पाकिस्तान की ज्योग्राफी बड़ी ही अनोखी थी, एक देश जिसके 2 हिस्से आपस में जुड़े हुए नहीं थे। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से हजारों मील दूर था और उनके बीच था उनका सबसे बड़ा दुश्मन भारत। पर वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच सिर्फ 1000 मील की भारतीय टेरिटरी ही नहीं थी, उनके बीच का फासला ज्योग्राफी से कहीं ज्यादा था। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, उनके खान पान रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग था। दोनों ही भागों के लोग अलग तरह की सोच रखते थे, पर इसके आगे का फासला सिर्फ भाषा और रहन सहन तक ही सीमित नहीं था। पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके मुख्य मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, एस्टैब्लिश ब्यूरोक्रेसी सब वेस्ट पाकिस्तान में थे, ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों से बहुत दूर। वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने ईस्ट पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखने के लिए आज़ाद होते साथ ही नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उनकी भाषा बंगाली को नज़रअंदाज करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने फरवरी 1948 को घोषणा कर डाली कि उर्दू और सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। और ये तब की बात है जब 10% से भी कम पाकिस्तानी उर्दू बोलते थे। पाकिस्तान बनने के बाद बंगालियों ने लॉयल पाकिस्तानियों की तरह पाकिस्तान को अपनाया था, पर उन्हें अब ये लगने लगा था कि वेस्ट पाकिस्तान की तुलना में उनकी इकोनॉमी की दशा बहुत ही बुरी थी। ये उन बंगालियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जो ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद होकर पाकिस्तान में अपनी नई पहचान की उम्मीद लिए हुए आए थे। जब वेस्ट पाकिस्तान के इस रवैये के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान में आवाज़ें उठने लगी तो पाकिस्तान सैनिक शासन ने 1958 में पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया। सेना के जनरल्स ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया, जिसने बंगालियों की आवाज़ को और दबा दिया। कोई भी देश जो 2 भागों में बटा हुआ हो उसके लिए डेमोक्रेसी हमेशा ही एक बड़ी चुनौती थी, पर ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के समर्थक नहीं थे। दोनों ही भागों में इसे अच्छा समर्थन हासिल था। पर इसे अपनाने में पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती थी। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 7.5 करोड़, वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 6 करोड़ से कहीं ज़्यादा थी। ईस्ट पाकिस्तान की मांग थी कि उसे अपनी जनसंख्या के अनुसार डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन मिले, और वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत को डर था कि इससे उसकी देश में पकड़ कमज़ोर पड़ जाएगी। इस मुद्दे पर डेमोक्रेसी की बातचीत हमेशा अटक जाती थी। ये विवाद बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहा, और तभी मार्च 69 में जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान में तख्ता पलटकर सत्ता हासिल कर ली। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिसीज़, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, हमेशा ही उसके भारत से रिश्तों पर बेस रहीं। पार्टीशन के जख्म तो थे ही, पर अलग होने के बाद भी दोनों देश 2 बड़े युद्ध लड़ चुके थे। उनके बीच और भी कई सारे विवाद थे। अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से ज़्यादा 1971 की इवेंट्स पर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा असर डाला था तो वो थे यूएसए के साथ भारत और पाकिस्तान की इक्वेशन। वैसे तो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का नेचुरल अलाय होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। 1953 में जब ड्वाइट आइजनहावर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तब यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी।
यूएस अपनी हर पॉलिसी को कोल्ड वॉर के आईने से देखता था। आइजनहावर के वाइस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिज्म के खिलाफ सारी दुनिया में अलाइज ढूंढ रहा था। जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार ने नए भारत के लिए सोशलिस्ट पॉलिसीज को बेस्ट समझा था, पर यूएस ने भारत के इस सोशलिस्ट झुकाव को शक की नज़र से देखा। भारत को सोवियत यूनियन का करीबी माना जाने लगा। अमेरिका को नेहरू का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर होना भी पसंद नहीं आया। जहां भारत और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं, वहीं पाकिस्तान के जनरल्स ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। अमेरिका के सामने उन्होंने अपने देश को एंटी कम्युनिस्ट साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटीज भी साइन कर दी। पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर यूएस को एयरबेस भी प्रोवाइड कर दिए। यहीं से अमेरिका यूएसएसआर में U-2 स्पाई प्लेन्स लॉन्च करता था, वन ऑफ विच was famously shot down in 1960. Yes, you might have seen this in a famous film. और वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की लॉबिंग से अब पाकिस्तान को यूएस से काफ़ी मिलिट्री एड मिलने लगी थी। जाहिर सी बात है, भारत ने इसे अपने लिए खतरा माना और यूएसए से उसके रिलेशंस और ख़राब होते चले गए। आइजनहावर के बाद यूएस के प्रेसिडेंट चुने गए जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी ने अपनी तरफ से दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश की। A country which is on the other side of the globe, but with which we feel bound by the closest ties of a common commitment to the independence of our countries and the integrity of our individual citizens. यूएस भारत को एग्रीकल्चर एड भी दे रहा था, पर इसी वक्त यूएस वियतनाम वॉर में उलझा हुआ था। भारत सरकार ने यूएस के वियतनाम में प्रेजेंस को लेकर यूएस की कड़ी आलोचना की। प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इस एड को काफी कम कर दिया। भारत सरकार और भारत के लोगों ने इसे अमेरिका का ब्लैकमेल माना। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। 1968 में जब यूएस के नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था, उस वक्त भारत और यूएस के रिश्ते में काफी सुधार की जरूरत थी और तब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट चुने गए। I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. 1970 के दशक की शुरुआत में भारत दुनिया में अपनी जगह तलाश कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, जिसे भारत ने अपनी विदेश नीति का आधार बनाया था, उस पॉलिसी को उसके दो पड़ोसी देशों से युद्ध के बाद लगातार चुनौती मिल रही थी। 1966 में पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया। इंदिरा गांधी को पीएम बनने के बाद काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ उनकी पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे, वहीं नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम और नागालैंड के रिबेल्स को कंट्रोल करने के लिए भारत को अपनी आर्मी भेजनी पड़ी थी। बंगाल में नक्सलाइट मूवमेंट ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। ऑपोजिशन पार्टीज भी इंदिरा गांधी के एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार आलोचना कर रही थीं। 1969 में कांग्रेस पार्टी के दो हिस्से हो गए और इन सब मुसीबतों के बीच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने उनके पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी चुनौती सामने आई, जो कि भारत के पड़ोसी देश से आ रही थी। पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट याह्या खान ने देश के पहले इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। पाकिस्तान के 23 साल के इतिहास के ये पहले इलेक्शंस थे। ईस्ट पाकिस्तान में सबसे प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के नेता थे। मुजीब एक मिडिल क्लास बंगाली मुस्लिम फैमिली से थे, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की जनता के अधिकारों के लिए लड़ने की वजह से 10 साल पाकिस्तान की जेल में गुजारे थे। पूरे ईस्ट पाकिस्तान में मुजीब की पॉपुलैरिटी का कोई मुकाबला नहीं था। खासतौर से देश के युवा मुजीब को अपना आइडल मानते थे। पाकिस्तान के दोनों ही हिस्सों में इन इलेक्शंस को लेकर एक एक्साइटमेंट था। So, obviously, I won't be able to tell you the whole story. उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आखिर मुजीबुर रहमान सरकार क्यों नहीं बना पाए, इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों कर लिया गया, आखिर पाकिस्तान को अपनी जनता के खिलाफ गोलियां क्यों चलानी पड़ी, और इस मैसेकर की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के बहुत से लोगों को भारत की तरफ आना पड़ा। इसकी वजह से भारत में एक बहुत ही बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस हो गई, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस थी। आखिर भारत ने इसे कैसे हैंडल किया जब 1 करोड़ लोग
रिफ्यूजी बनकर आपकी सीमा पर खड़े हुए हों, तो आप क्या कर सकते हैं? इसका जवाब हमें अपनी अगली बुक से मिलेगा। Yeah. So, this is your next book, The British, the Bandits and the Bordermen, जो कि लिखी है KF रुस्तम जी ने, जो कि BSF के फर्स्ट चीफ थे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर भारत ने कैसे इस रेफ्यूजी क्राइसिस का सामना किया, कैसे उसने मुक्ति बहानी जो कि बांग्लादेशी मिलिशिया थी, कैसे उसे ट्रेन किया ताकि वो पाकिस्तान का सामना कर सके, अपना आर्म स्ट्रगल जारी रख सके, तो आपको ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज एन अनमिसेबल बुक। मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान की सेना का डटकर मुकाबला किया, पर भारत की सेना को आखिरकार उसका साथ देने के लिए आना ही पड़ा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट बुक, जो कि है इंडियाज वॉर्स बाय अर्जुन सुब्रमण्यम। अगर आप मॉडर्न इंडिया की वॉर्स के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो 1947 की वॉर से लेकर 71 की वॉर्स तक की बात हो, 71 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ डेफिनेटिव अकाउंट। आखिर क्या स्ट्रैटेजीज रही, इंडिया की क्या कमजोरियां रही, इंडिया की क्या स्ट्रेंथ रही, इंडिया के एनिमीज की क्या स्ट्रेंथ रही, ये सब इस बुक के जरिए आपको पता चलेगा। वैसे तो वॉर्स के बारे में जो मैंने पहले बुक्स बताई हैं उसमें भी जिक्र है, अगर आपको डिटेल में जानना है कि आखिर कैसे इंडिया ने सिर्फ 14 दिनों में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया पर पहले अटैक किया था, उसके बावजूद कैसे पाकिस्तान के 90,000 आर्म फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा इंडिया के सामने। सो दिस इज अ मस्ट रीड बुक और मैं आपको ये पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा क्योंकि एक बेहतरीन बुक है। अनफॉर्चुनेटली हम आपको पूरी कहानी नहीं बता पाएंगे क्योंकि हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एक यूट्यूब वीडियो में कवर नहीं हो सकते, ये आपका टाइम डिजर्व करते हैं। तो अपना टाइम इन 3 बुक्स को दीजिए। 1971 के इवेंट्स सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया था, भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर एक ऐसे देश की मदद की जिसका साथ सारी दुनिया छोड़ चुकी थी। यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि कोई भी देश भारत का साथ ना दे। उसके बाद भी भारत सरकार, भारत की तीनों सेनाओं ने, भारतीय विपक्ष ने और भारत की आम जनता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि क्या हमें इस टॉपिक पर कोई और भी बुक्स इंक्लूड करनी चाहिए थी। एंड प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में we'll talk about one of the best true crime books of all time.